हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नमन करना चाहिए सभी भारतीयों को, क्योंकि इंडिया की आज़ादी में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी ने दिया है वो भी भारत से बाहर रहकर, वो है महान क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले सुभाष चंद्र बोस जी। आज इनके बारे में हम जानेंगे क्या योगदान रहा इनका राष्ट्रीय आंदोलन में। कितनी अजीब बात है, एनसीईआरटी की किताबों ने भर दिए दुनिया भर के चैप्टर नेहरू के ऊपर, गांधी के ऊपर। अच्छी बात है, लिखना चाहिए, बड़े नेता थे, लेकिन कोई भी किताब एनसीईआरटी में मुझे ऐसी नहीं पता जहां सुभाष चंद्र बोस को एज अ हीरो रिप्रेजेंट किया गया हो। बहुत ही दुख की बात है कि सरकार हो या किताबें हों, सब ने सुभाष चंद्र बोस को समाज से हटाने की पूरी कोशिश रखी है। कायदे से होना ये चाहिए था कि सुभाष चंद्र बोस को स्कूल लेवल से ही इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों का कर्जा हम नहीं उतार सकते हैं कभी भी, और शर्म की बात है कि ऐसे लोगों के बारे में न पढ़ा जाता है और न पढ़ाते हैं लोग। मैं कभी नहीं कहती हूँ आपसे कि कमेंट कीजिए, लेकिन आज मैं कह रही हूँ क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में सुभाष जी के बारे में आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट और जीनियस स्टूडेंट के रूप में जाना जाता है। पिताजी उनके उस समय के बहुत बड़े वकील थे। बहुत ही अमीर घर में जन्मे थे सुभाष चंद्र बोस जी। जन्म इनका हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये ब्रिटेन निकल गए। ब्रिटेन किस लिए गए? ये ब्रिटेन गए थे आईसीएस की परीक्षा देने के लिए, और 1920 में आईसीएस की परीक्षा ये पास भी कर लेते हैं और इन्हें चौथी रैंक प्राप्त होती है। सोचिए, उस समय की आईसीएस जैसी परीक्षा इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में निकाल ली और चौथी रैंक प्राप्त की इन्होंने। लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करने के उद्देश्य से ये नौकरी त्याग देते हैं। 1921 में ये भारत आते हैं, और भारत वापस आकर के ये किससे मिलते हैं? CR दास और गांधी जी से मुलाकात करते हैं। CR दास से ये इतना प्रभावित होते हैं कि उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखें CR दास, जिनका पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। दिसंबर 1921 में पहली बार ये जेल जाते हैं। जब ये त्याग पत्र दे देते हैं अंग्रेज़ों की गुलामी न करने के उद्देश्य से, तो अंग्रेज़ इन पर चिढ़ जाते हैं। अंग्रेज़ इनसे चिढ़ जाते हैं और दिसंबर 1921 में इनको जेल भेज देते हैं 6 महीने के लिए। तो पहली बार ये जेल कब जा रहे हैं? दिसंबर 1921 में। सभी घटनाओं को क्रम से समझते चलिए, ठीक है। दिसंबर 1921 में ये पहली बार जेल जाते हैं। इसके बाद 1923 में कलकत्ता के ये मेयर बनाए गए। 1923 में कलकत्ता के मेयर बनाए गए, और मेयर पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। 1927 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की इन्होंने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और कब की थी? तो 1927 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसके बाद 1938 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष बने। पता होगा आप सभी को कि 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और इसके बाद 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को पुनः चुन लिया जाता है। लेकिन गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, जिसमें से कि पट्टाभी सीतारमैया के हारने से गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये गांधी की हार है, ये मेरी हार है। गांधी जी की नाराज़गी की वजह से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में ही। तो 1939 में ही त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं फिर से सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन गांधी जी की नाराज़गी के चलते, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो अध्यक्ष बने वो पट्टाभी सीतारमैया बने, लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव कौन जीत जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। गांधी जी नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देंगे कांग्रेस से, और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। तो 1939 से ही ये तीनों घटनाएं आप याद रखें, ठीक है।
त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाएंगे और कांग्रेस से इस्तीफा देंगे और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। इसके बाद आगे 1940 में भारत सुरक्षा कानून के तहत सुभाष चंद्र बोस जी को उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी भेष बदलने में काफ़ी माहिर थे। भेष बदलकर वो जनवरी 1941 में भेष बदलते हैं और कालका एक्सप्रेस से पेशावर पहुंच जाते हैं जियाउद्दीन पठान के भेष में। ठीक है, किसका भेष लिया उन्होंने? जियाउद्दीन पठान का भेष लेते हैं और जनवरी 1941 में कालका एक्सप्रेस से वो पेशावर पहुँच जाते हैं। काबुल में मस्तौदा के पासपोर्ट से सोवियत संघ गए। काबुल से इन्होंने एक व्यक्ति का पासपोर्ट लिया मस्तौदा, और उसके पासपोर्ट से ये सोवियत संघ जाते हैं जून 1941 में। ठीक है, जनवरी 1941 में ये भेष बदल के निकलते हैं। किसके भेष में? जियाउद्दीन पठान के भेष में। और इसके बाद ये काबुल से मस्तौदा के पासपोर्ट से सोवियत संघ जाते हैं। कब? जून में, जून 1941 में। सोवियत संघ से ये जर्मनी गए और हिटलर से मिलते हैं। जब ये हिटलर से मिलते हैं तो हिटलर ने इन्हें लीडर की उपाधि दी। ठीक है, हिटलर ने इन्हें लीडर की उपाधि दी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को लीडर की उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी। जब वो जर्मनी जाकर के हिटलर से मिलते हैं तब हिटलर ने उन्हें लीडर की उपाधि दी और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। तो जय हिंद का नारा कहाँ से दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी? जर्मनी से दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस जी टोक्यो पहुँचे आबिद हुसैन के साथ। आबिद हुसैन कौन था? तो स्वतंत्र भारत टुकड़ी का एक सदस्य था आबिद हुसैन। उसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी से टोक्यो जाते हैं और टोक्यो पहुंचकर वहां के जो पीएम थे तोजो, उससे मिलते हैं। तोजो से मिलने के बाद आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया जाता है और आगे अब आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व है सुभाष चंद्र बोस ही संभालेंगे। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस जी को आईएनए का सर्वोच्च कमांडर भी बना दिया। सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और 4 ब्रिगेड की स्थापना की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर रहे हैं और 4 ब्रिगेड की स्थापना कर रहे हैं। कौन कौन से ब्रिगेड थे वो? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड। रानी झांसी ब्रिगेड जो था इसमें महिलाओं को शामिल किया। नागरिक सेना स्थापित की इन्होंने। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और 4 ब्रिगेड की स्थापना की। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर की धरा से एक नारा देते हैं। कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और कहाँ से दिया था? तो सिंगापुर की धरा से, सिंगापुर की धरती से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस जी ने और इसको मान्यता किसने दी? तो धुरी राष्ट्रों ने इसको मान्यता भी दी। ठीक है, फिर वहीं से ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और कहाँ से दिया? सिंगापुर से दिया। अंडमान निकोबार में आज़ाद हिंद फौज ने कब्जा कर लिया नवंबर 1943 में। अंडमान निकोबार में आज़ाद हिंद फौज का कब्जा हो जाता है नवंबर 1943 में। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल के स्वराज और शहीद द्वीप कर दिया गया। अंडमान का नाम बदल के शहीद द्वीप और निकोबार का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया। फिर अप्रैल 1944 में म्यांमार के रंगून में सुभाष चंद्र बोस जी की फौज स्थानांतरित हो जाती है और 6 जुलाई 1944 को रंगून हिंद इंडिया रेडियो पर सुभाष जी की आवाज़ गूंजती है और सुभाष जी संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे राष्ट्रपिता, आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, मुझे आशीर्वाद दें। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी या राष्ट्रपिता नाम से किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और कब किया था? तो जुलाई 1944 में रंगून हिंद इंडिया रेडियो से संबोधित करते हुए कहा था कि हे राष्ट्रपिता,
आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, मुझे आशीर्वाद दें। तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी देते हैं गांधी जी को। फिर जनता को भी इन्होंने संबोधित किया और जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह भी पूछा जाता है कि किसने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, इसके बाद आगे भारत की मुख्य भूमि पर अभियान करते हैं। भारत की कौन सी मुख्य भूमि थी जहां पर इन्होंने अभियान किया? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में सेना भेजते हैं और किसके नेतृत्व में? तो शाह नवाज हुसैन के नेतृत्व में कोहिमा में घमासान युद्ध होता है, लेकिन युद्ध असफल रहता है, ये हार जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सुभाष कैप्टन हबीबुर रहमान के साथ 18 अगस्त 1945 को, याद रखें 18 अगस्त 1945 को रात्रि के 9 बजे जापान के लिए निकलते हैं सुभाष जी। ताइवान फॉर्मोसा ताइपे से विमान ने उड़ान भरी, विमान दुर्घटना हुई और सुभाष जी की मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं होती है। लेकिन बताया हमें यही जाता है कि विमान दुर्घटना में सुभाष जी की मृत्यु हो जाती है। ये रहा सुभाष जी का चैप्टर। और इसके बाद आगे अब हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। सुभाष जी की जो फौज थी आज़ाद हिंद फौज, उस पर मुकदमा चलता है नवंबर 1945 में। सुभाष जी की मृत्यु कब हो रही है? तो अगस्त 1945 में हो रही है। और इन पर मुकदमा कब चल रहा है? तो नवंबर 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस ने स्वतः स्फूर्त जन सहभागिता की प्रशंसा की और सरकार की बर्बरता में मारे गए लोगों के शहीद स्मारक बनवाए। जनता में आक्रोश का माहौल था, तभी सरकार ने आईएनए पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। पूरे देश में उबाल आया, सभी बचाव के लिए कटिबद्ध हो गए। कांग्रेस ने आईएनए बचाव समिति का गठन भी किया और आज़ाद हिंद फौज राहत जांच समिति का गठन किया। यह समिति आईएनए के परिवार को रोजगार सहायता और संपूर्ण देश से चंदा इकट्ठा करके आज़ाद हिंद फौज के परिवारों की सहायता करती थी। आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति में वकील टीम जो थी उसमें कौन कौन शामिल थे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये नाम आप याद रखें। भूला भाई देसाई जो कि अध्यक्ष थे, तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा हुआ था उसमें बचाव समिति के वकील टीम के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भूला भाई देसाई थे। जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली जैसे बड़े वकीलों की टीम थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे भूला भाई देसाई जी। मुकदमा था किन पर? तो मुकदमा शाह नवाज हुसैन जो कि मुस्लिम थे, प्रेम सहगल जो कि हिंदू थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लो ये सिख थे, इनके नाम पर मुकदमा था। तो आप देख सकते हैं जनता में कितना आक्रोश होगा, क्योंकि मुस्लिमों के भी सदस्य थे शाह नवाज हुसैन और प्रेम सहगल जो कि हिंदू थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो कि सिख थे। तो पूरे भारत से विरोध हो रहा था इसका। संपूर्ण भारत में प्रतिक्रिया स्वरूप जन विद्रोह प्रारंभ होता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, छात्र भी प्रदर्शन में शामिल होते हैं। सभी दल ने सरकार के इस मुकदमे का विरोध किया। उदारवादियों ने यहाँ तक कहा कि ब्रिटेन और भारत के अच्छे संबंधों के लिए इन्हें रिहा कर देना चाहिए। यह मुकदमा चला कहाँ पर था? तो यह मुकदमा लाल किले पर चलाया गया था, लेकिन जब चांदनी चौक को भारतीयों से घिरा पाया गया तो दिसंबर 1945 में जिन पर हत्या एवं क्रूर हत्या के मामले का आरोप था उन्हीं को दंड मिलेगा, बाकी आईएनए के सदस्यों को रिहा किया गया, ऐसा फैसला दिया सरकार ने। तो ये था आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। इसी के साथ अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है और अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। पहला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में होती है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जापान में संघर्ष किया। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी दिल्ली चलो का नारा देते हैं
1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1942 में। और सिंगापुर की धरती से इन्होंने ये नारा दिया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेताजी। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस युद्ध में जापान का साथ दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता था? उपनाम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है, थोड़ी सी रिपीट होके आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेताजी। नेताजी उपनाम से भी इन्हें जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो राइट आंसर 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का जो हेड क्वार्टर था वो सिंगापुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी में। और नेक्स्ट है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का नारा दिल्ली चलो किस संदर्भ में था? दिल्ली चलो का नारा जो था वो किस संदर्भ में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। कहाँ से? सिंगापुर से। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।